नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपका ऑनलाइन क्लासेज में स्वागत है। जैसा कि हमने पिछले चैप्टर में संसद कंप्लीट किया है और आज हम हमारा नया टॉपिक उच्चतम न्यायालय शुरू करेंगे, अर्थात सुप्रीम कोर्ट या सर्वोच्च न्यायालय की बात करेंगे। तो देखिए, उच्चतम न्यायालय या सुप्रीम कोर्ट या सर्वोच्च न्यायालय। देखिए, सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना से पूर्व हम इसे 3 चरणों में पढ़ेंगे। 3 चरणों में क्यों पढ़ेंगे? क्योंकि इसकी एक ऐतिहासिक भूमिका पाई जाती है कि उच्चतम न्यायालय का गठन किस प्रकार से हुआ है। देखिए, सबसे पहले हम जाएंगे 1773 में, उसके पास हम बात करेंगे 1935 की, और उसके बाद बात करेंगे हम 1950 की। तो देखिए, 3 बिंदु है हमारे पास। तीनों बिंदुओं का अध्ययन करते हैं कि यहाँ पर क्या बताया गया है। सबसे पहले हम 1773 की बात करेंगे। तो 1773 के अंदर एक एक्ट आया था जिसका नाम था रेगुलेटिंग एक्ट। 1773 में एक एक्ट आया जिसका नाम था रेगुलेटिंग एक्ट। 1935 के अंदर जो अधिनियम आया जिसका नाम था भारत शासन अधिनियम। भारत शासन अधिनियम। अब सबसे पहले हम 1773 की बात करेंगे कि 1773 की ऐतिहासिक भूमिका किस प्रकार से पाई जाती है। तो देखिए, 1773 में अंग्रेजी सरकार के माध्यम से पहली बार कुछ नियम और कानून बनाए गए। उन नियम और कानूनों को रेगुलेटिंग एक्ट कहा गया और सामान्य स्तर के मुकदमों की सुनवाई करने के लिए एक कोर्ट का प्रावधान किया गया। एक कोर्ट का प्रावधान किया गया। इस कोर्ट की स्थापना 1774 के अंदर कलकत्ता में की गई। इसे भारत का पहला उच्चतम न्यायालय के नाम से जाना जाता है, परंतु यह अपने आप में सर्वोच्च नहीं था। ध्यान रखिएगा, यहाँ पर अंग्रेजी अधिकारियों के प्रति सुनवाई का अधिकार नहीं दिया गया, इसलिए हम इसे उच्चतम न्यायालय नहीं कह सकते हैं। ध्यान रखिएगा, 1773 में पहली बार भारत के लिए उच्चतम न्यायालय के समान एक कोर्ट का प्रावधान आया। इस कोर्ट को 1774 में कलकत्ता में स्थापित किया गया और इस कोर्ट में एक मुख्य न्यायाधीश प्लस 3 अन्य न्यायाधीश, टोटल 4 न्यायाधीशों का प्रावधान था। इसमें एक मुख्य न्यायाधीश और 3 अन्य न्यायाधीश। इस प्रकार से कुल 4 न्यायाधीशों का इस कोर्ट के अंदर प्रावधान था और इस कोर्ट का पहला मुख्य न्यायाधीश एलिजा इम्पे को बनाया गया। एलिजा इम्पे को इसमें पहला मुख्य न्यायाधीश बनाया गया। इसके पश्चात जब यह दूसरी स्टेप की ओर हम बढ़े इस कोर्ट की स्थापना को लेकर, तो 1935 के अंदर फिर से एक भारत शासन अधिनियम आया और इस भारत शासन अधिनियम के तहत देश में एक संघीय न्यायालय जिसे हम फेडरल कोर्ट के नाम से जानते हैं, फेडरल कोर्ट इस नाम से हम जानते हैं। इस फेडरल कोर्ट की स्थापना का प्रावधान आया और इस फेडरल कोर्ट में एक मुख्य न्यायाधीश और 7 अन्य न्यायाधीशों का प्रावधान था। इस प्रकार इसमें कुल 8 न्यायाधीश थे और जो पहला मुख्य न्यायाधीश बना वो इस कोर्ट का वह था मॉरिस
गवेयर। मॉरिस गवेयर इसके प्रथम मुख्य न्यायाधीश बने, परंतु इस कोर्ट में भी कुछ कमियां थी और कमी यह थी कि यह कोर्ट भी अंतिम अपील नहीं सुन सकता था। अंतिम अपील नहीं सुन सकता था, इसलिए यह अपने आप में सर्वोच्च नहीं था। तो फिर आप ये पूछ सकते हैं कि सर यह अंतिम अपील नहीं सुन सकता, तो फिर अंतिम अपील कहाँ होती थी? तो ध्यान रखिएगा, लंदन में प्रीवी काउंसिल में इस संघीय न्यायालय के खिलाफ अंतिम अपील सुनवाई होती थी। तो ध्यान रखिएगा, हमने 2 स्टेज में देखा उच्चतम न्यायालय की स्थापना को लेकर। सबसे पहले हमने बात की 1773 का एक अधिनियम आया। 1773 के इस अधिनियम के अंदर पहली बार भारत के लिए एक कोर्ट की स्थापना की गई। इस कोर्ट को 1774 के अंदर कलकत्ता में स्थापित किया गया। इस कोर्ट में एक मुख्य न्यायाधीश और 3 अन्य न्यायाधीशों का प्रावधान था। इस प्रकार इसमें कुल 4 न्यायाधीश थे और इस कोर्ट का पहला मुख्य न्यायाधीश एलिजा इम्पे को यहाँ पर बनाया गया। इसके पश्चात देखिए, इसकी स्थापना का जो दूसरा चरण है, जो इसी में सुधार का प्रयास है, उसे हम 1935 के अधिनियम में देखेंगे। 1935 के भारत शासन अधिनियम के अंदर एक संघीय न्यायालय का प्रावधान आया, जिसे हम फेडरल कोर्ट के नाम से जानते हैं। इस फेडरल कोर्ट में एक मुख्य न्यायाधीश और 7 अन्य न्यायाधीशों का प्रावधान था। इस प्रकार इसमें कुल 8 न्यायाधीश होते हैं और इस संघीय न्यायालय का जो मुख्य न्यायाधीश था, पहला मुख्य न्यायाधीश, वह था मॉरिस गवेयर। और इस संघीय न्यायालय में जो कमी थी वह यही थी कि यह अंतिम अपील पर सुनवाई नहीं कर सकता था, इसलिए इसे हम उच्चतम न्यायालय नहीं कह सकते थे। तो फिर आप पूछ सकते हैं कि अंतिम अपील कहाँ की जाती है? तो फिर इस संघीय न्यायालय के खिलाफ जो अंतिम अपील होती थी वह लंदन की प्रीवी काउंसिल के तहत की जाती थी। अब बात आती है 1950, जिसे कि हम उच्चतम न्यायालय की स्थापना मानते हैं। तो देखिए, उच्चतम न्यायालय की स्थापना किस प्रकार हुई है, सुनिएगा ज़रा। देखिए, जब देश का संविधान लागू हो गया, संविधान लागू होने के बाद 28 जनवरी 1950 को इसी संघीय न्यायालय को उच्चतम न्यायालय का नाम दिया गया। अर्थात हम कह सकते हैं कि भारत का संविधान लागू होने के पश्चात संघीय न्यायालय का नाम बदलकर ही उच्चतम न्यायालय कर दिया गया और 28 जनवरी 1950 को हमारा देश का सुप्रीम कोर्ट उच्चतम न्यायालय अस्तित्व में आ गया। ध्यान रखिएगा, जैसे ही संघीय न्यायालय से हमने अंतिम अपील की शक्ति और बढ़ा दी, अब अंतिम अपील जो होती है हमारे देश में वह उच्चतम न्यायालय में ही की जा सकती है। और इस प्रकार जो संघीय न्यायालय का दोष था वह समाप्त हो गया और वही संघीय न्यायालय भारत का उच्चतम न्यायालय बन गया। तो ध्यान रखिएगा, उच्चतम न्यायालय की जो स्थापना हुई है वो 28 जनवरी 1950 में हुई है। ध्यान रखिएगा, उच्चतम न्यायालय का जो मुख्यालय है वह वर्तमान में नई दिल्ली में स्थित है। ध्यान रखिएगा, मुख्यालय कहाँ है इसका? तो वर्तमान में नई दिल्ली के अंदर इसका मुख्यालय स्थित है। हम बात करते हैं अब उच्चतम न्यायालय के ऊपर। तो देखिए, सबसे पहले हमने उच्चतम न्यायालय का गठन देखा, किस प्रकार से इसका गठन हुआ। फिर इसके पश्चात हमने देखा कि इसकी स्थापना कब हुई है। अब हम बात करेंगे संविधान के अनुच्छेद नंबर 124 की। देखिए, अनुच्छेद नंबर 124 में बताया गया है, उच्चतम न्यायालय
एक मुख्य न्यायाधीश और 7 अन्य न्यायाधीश से मिलकर बनेगा तथा संसद इनकी संख्याओं में वृद्धि कर सकती है। देखिए, अनुच्छेद नंबर 124 में बताया गया है कि जो उच्चतम न्यायालय का गठन होगा वह एक मुख्य न्यायाधीश और उसके साथ में 7 अन्य न्यायाधीश, एक मुख्य न्यायाधीश और उसके साथ में 7 अन्य न्यायाधीशों को मिलाकर किया जाएगा। वहीं पर यदि संसद चाहे तो न्यायाधीशों की संख्या में आवश्यकता अनुसार वृद्धि भी कर सकती है। तो इसमें 124 में कहा है, प्रारंभिक समय में उच्चतम न्यायालय में या स्थापना के समय उच्चतम न्यायालय में कुल 8 न्यायाधीश थे। तो हम इसको कह सकते हैं 1+7, अर्थात एक मुख्य न्यायाधीश और 7 अन्य न्यायाधीश इसमें गठन के समय उपस्थित थे। ध्यान रखिएगा, इसका जो पहला मुख्य न्यायाधीश है वह है हीरालाल कानिया। हीरालाल कानिया। तो उच्चतम न्यायालय का जो प्रथम मुख्य न्यायाधीश है वह है हीरालाल कानिया। देखिए दोस्तों, ध्यान रखिएगा, हीरालाल कानिया वह व्यक्ति है जो उच्चतम न्यायालय का पहला मुख्य न्यायाधीश है, साथ ही यह संघीय न्यायालय का भी अंतिम मुख्य न्यायाधीश रहा है। जो संघीय न्यायालय था उसमें मुख्य न्यायाधीश भी रहा हुआ है। तो ध्यान रखिएगा, हीरालाल कानिया वह न्यायाधीश है जो संघीय न्यायालय और उच्चतम न्यायालय दोनों में कार्य कर चुका है। तो इस प्रकार ध्यान रखिएगा। अब देखिए, हम बात करते हैं वर्तमान की कि वर्तमान में उच्चतम न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या कितनी है। तो देखिए, अगर हम वर्तमान की बात करें, वर्तमान में उच्चतम न्यायालय में कुल 34 न्यायाधीश है, कुल 34 न्यायाधीश हैं। हम कह सकते हैं 33 + 1 = 34, अर्थात 33 न्यायाधीश और एक मुख्य न्यायाधीश। इस प्रकार उच्चतम न्यायालय में वर्तमान में कुल 34 न्यायाधीश है। ध्यान रखिएगा, वर्तमान मुख्य न्यायाधीश एस अरविंद बोबड़े। उच्चतम न्यायालय का जो वर्तमान मुख्य न्यायाधीश है वह है एस अरविंद बोबड़े। ध्यान रखिए, उच्चतम न्यायालय की जो संख्या 34 है, यह संख्या सन 2019 में बढ़ाई गई थी। 2019 में उच्चतम न्यायालयों की संख्या 31 से बढ़ाकर 34 कर दी गई थी। इसलिए वर्तमान में उच्चतम न्यायालय में कुल न्यायाधीशों की संख्या 34 है, क्योंकि 2019 में
कुल उच्चतम न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या थी 31। और अभी मैंने आपसे कहा कि न्यायाधीशों की संख्या में वृद्धि करने का अधिकार किसके पास होता है? संसद के पास होता है। अर्थात न्यायाधीशों की संख्या में जो वृद्धि कर सकती है वह संसद कर सकती है। तो ध्यान रखिए, वर्तमान में इसमें 34 न्यायाधीश हैं। 2019 में न्यायाधीशों की संख्या 31 से बढ़ाकर 34 कर दी गई और वर्तमान में इसमें एक मुख्य न्यायाधीश और 33 अन्य न्यायाधीश कार्यरत है। और वर्तमान मुख्य न्यायाधीश जो है वह है एस अरविंद बोबडे। इस प्रकार हमने देखा कि उच्चतम न्यायालय के अंदर किस प्रकार से न्यायाधीशों की संख्या में वृद्धि की गई है। अब देखिए, हम बात करते हैं महिलाओं से संबंधित, अर्थात उच्चतम न्यायालय में कौन महिला मुख्य न्यायाधीश रही है और कौन नहीं रही है। देखिए, अगर हम बात करें महिला मुख्य न्यायाधीश की, महिला मुख्य न्यायाधीश, तो ध्यान रखिएगा अब तक एक भी महिला मुख्य न्यायाधीश नहीं बनी। अब तक देश में एक भी महिला उच्चतम न्यायालय में मुख्य न्यायाधीश के पद पर नहीं रही है। वहीं पर हम बात करें महिला न्यायाधीश की, तो ध्यान रखिएगा फातिमा बीवी ये देश की उच्चतम न्यायालय की प्रथम महिला न्यायाधीश रही है। तो ध्यान रखिएगा, एक भी महिला उच्चतम न्यायालय में मुख्य न्यायाधीश पद पर नहीं रही है, परंतु फातिमा बीवी देश की प्रथम महिला है जो उच्चतम न्यायालय में न्यायाधीश के पद पर कार्य किया है। इसके पश्चात देखिए, हम बात करते हैं उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों के योग्यताओं के बारे में। उच्चतम न्यायालय में कौन व्यक्ति न्यायाधीश बन सकता है? तो सबसे पहले हम बात करते हैं वह भारत का नागरिक या निवासी हो। भारत का नागरिक हो, यानी कि देश का निवासी होना जरूरी है। दूसरी बात करें हम योग्यता की, तो उसे कम से कम 2 या 2 से अधिक राज्यों में लगातार 5 वर्ष से न्यायिक पद पर रहा हो। देखिए, अगली जो योग्यता है वह है कि वह व्यक्ति 2 या 2 से अधिक राज्यों में लगातार न्यायाधीश के पद पर कार्य कर चुका हो, अर्थात उच्च न्यायालय में न्यायाधीश का कार्य कर रहा हो। अगली जो योग्यता है वो है या 2 या 2 से अधिक राज्यों में लगातार 10 वर्ष से वकालत कर रहा हो। अगली जो योग्यता है वह है कि वह व्यक्ति
2 या 2 से अधिक राज्यों में वकालत कर रहा हो, अर्थात उच्च न्यायालय के अंदर वकील हो, या राष्ट्रपति की नज़र में कानून का जानकार हो। राष्ट्रपति की नज़र में कानून का जानकार हो, अर्थात कानून का विधिवेता हो, उस व्यक्ति को भी उच्चतम न्यायालय में न्यायाधीश के पद पर नियुक्त किया जा सकता है। तो देखिए, आपके सामने उच्चतम न्यायालय के लिए 2 योग्यताएं बताई गई है। भारत का नागरिक हो, 5 वर्ष से न्यायिक पद पर रहा हो, या 10 वर्ष से वकालत कर रहा हो, या राष्ट्रपति की नज़र में कानून का जानकार हो। देखिए, इन 3 में से कोई भी यदि एक शर्त पूरी कर लेता है तो उस व्यक्ति को उच्चतम न्यायालय के अंदर न्यायाधीश के पद पर नियुक्त किया जा सकता है। ध्यान रखिएगा, अब तक जो तीसरी वाली जो कंडीशन है, ये वाली, अभी तक इस योग्यता से एक भी व्यक्ति न्यायाधीश के पद पर नहीं नियुक्त किया गया है। तो ध्यान रखिएगा, जो लास्ट योग्यता है, इस योग्यता के आधार पर राष्ट्रपति की नज़र में कानून का जानकार हो, इस योग्यता के आधार पर अभी तक देश में एक भी न्यायाधीश की नियुक्ति नहीं की गई है, ऐसा प्रावधान है। देखिए, आगे हम बात करें योग्यताओं के पश्चात हम बात करते हैं नियुक्ति प्रणाली की। न्यायाधीशों की नियुक्ति प्रणाली। देखिए, नियुक्ति प्रणाली की बात करें तो न्यायाधीशों की नियुक्ति प्रणाली जो वर्तमान में चल रही है उसे हम कॉलेजियम प्रणाली के नाम से जानते हैं। ध्यान रखिएगा, कॉलेजियम प्रणाली की शुरुआत 1993 से की गई है, अर्थात 1993 में कॉलेजियम सिस्टम को प्रारंभ किया गया। देखिए, कॉलेजियम का अध्यक्ष उच्चतम न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश होता है। उच्चतम न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश कॉलेजियम का अध्यक्ष होता है। वहीं कुल सदस्य 5 होते हैं। ध्यान रखिएगा, इस कॉलेजियम व्यवस्था में कुल 5 सदस्य होते हैं। इन 5 में से एक तो इसका अध्यक्ष होता है, जिसे हम CJI उच्चतम न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश कहते हैं, और वहीं पर 4 अन्य न्यायाधीश होते हैं जो उच्चतम न्यायालय से संबंधित होते हैं। तो इस प्रकार से यह 5 व्यक्ति उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति के लिए सिफारिश करते हैं, और इसी सिफारिश के आधार पर राष्ट्रपति के द्वारा न्यायाधीशों की नियुक्ति की जाती है। ध्यान रखिएगा, 99वें संशोधन के द्वारा कॉलेजियम के स्थान पर NJAC राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग का गठन किया गया, परंतु इसे वापस समाप्त कर दिया गया। और वर्तमान में न्यायाधीशों की नियुक्ति
कॉलेजियम व्यवस्था प्रणाली के आधार पर ही की जा रही है। ध्यान रखिएगा, 99वें संशोधन के द्वारा न्यायाधीशों की नियुक्ति के लिए संसद द्वारा संविधान में संशोधन किया गया, जिसके माध्यम से एक नया आयोग गठित किया गया जिसे राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग के नाम से जानते हैं, नेशनल जस्टिस अपॉइंटमेंट कमीशन के नाम से जाना जाता है। ध्यान रखिएगा, इस आयोग के द्वारा कॉलेजियम के स्थान पर न्यायाधीशों को नियुक्त करने का कार्य सौंपा गया, परंतु इस कॉलेजियम व्यवस्था को वापस से लागू कर दिया गया और न्यायिक नियुक्ति आयोग को पुनः समाप्त कर दिया गया। उच्चतम न्यायालय द्वारा इस आयोग को अवैध घोषित कर दिया गया, इसलिए वापस से 99वें संशोधन को समाप्त किया गया। ध्यान रखिए, जो राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग है, इस राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग के अंदर कुल 6 सदस्य होते थे। वहीं पर इस आयोग का अध्यक्ष भी उच्चतम न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश ही होता था। तो ध्यान रखिएगा, आज की इस वीडियो में बताया है मैंने कि जो राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग है वर्तमान में यह हट चुका है। इसमें कुल 6 सदस्य हैं और 6 सदस्यों में से एक सदस्य उच्चतम न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश होता था, जो कि इसका अध्यक्ष होता था। इसी के साथ दोस्तों, आज की क्लास को हम यहीं पर रोकते हैं। कल हम इसके आगे का भाग लेकर आएंगे। इसी के साथ धन्यवाद।